हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सीरीज। हमने पिछली क्लास में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी थी। आज की क्लास में मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें जितनी भी अकाउंट्स होती है, जैसे अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, प्रॉफिट निकालने के लिए। एक मिनट रुको, आवाज़ आ रही है। अकाउंट्स किस लिए निकालते हैं? प्रॉफिट निकालने के लिए। प्रॉफिट कैसे निकलता है? बचपन में सीखे, सारी इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करके। एक तो हम मैथमेटिकल निकाल सकते हैं, वो भी तरीका सही है। अकाउंट्स में बस एक सिस्टम है देखने का, बाकी बिल्कुल बातें सेम है। समझ में आ रही है बात? अकाउंट्स में बातें बिल्कुल एक मिनट सेम है। मेरे को एक मिनट चेक कर। ठीक है, ठीक है। अकाउंट्स में बाकी सारे बातें ना, बाकी सारी बातें ठीक सेम है, उसमें कुछ नहीं है। बस हमें बस सिस्टम के हिसाब से निकालना है। मैंने तुम्हें बताया था काउंटिंग ईयर कौन सा होता है हमारा, 1/4/2023 से जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसको कैलेंडर ईयर नहीं होता, वो 1 अप्रैल 2024 या कोई भी ईयर से अगले साल का मार्च 31, 12 महीनों का ही होता है ये, ठीक है। 12 मंथ्स का ही था ये अकाउंटिंग पीरियड, को हमने पढ़ दिया। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम फॉलो करते हैं। एक्रूअल बेसिस मतलब जिस साल की इनकम है या एक्सपेंस है उस साल ही हम रिकॉर्ड करेंगे। किस लिए रिकॉर्ड करेंगे? प्रॉफिट निकालने के लिए। उसी साल हम रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट निकालने के लिए, भले हमने उसको पे किया हो या ना किया हो। किसको? एक्सपेंस अगर हुआ हो, चाहे मैंने जैसे रेंट का लास्ट के महीने का रेंट रह गया, लेकिन मैं अगले साल तो पे करूंगा, लेकिन इस महीने के मेरे लास्ट के महीने का रह गया, तो वो मैं प्रॉफिट निकालते समय लेकिन उसको मैं माइनस करूंगा, चाहे मैंने पे नहीं किया। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और इनकम भी चाहे मुझे रिसीव हुई है, जैसे सेल मैंने क्रेडिट पे कर दी, तो मैं उसको सेल्स में रिकॉर्ड करूंगा, चाहे मैंने उसको क्रेडिट में किया, चाहे वो मेरे को अगले साल पैसे दे, लेकिन अभी मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा किसके लिए? इस साल का प्रॉफिट निकालने के लिए। यहाँ पे हम इस साल का प्रॉफिट निकाल रहे हैं। और हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे 1 अप्रैल 2021-23 से 31 मार्च 2024 एक साल है, पूरा 12 महीने का लिया हमने। तो हम 12 महीनों का प्रॉफिट ही निकालते हैं। अब प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है अकाउंट्स में, वो देखते हैं। ठीक है, अकाउंट्स में क्या देखेंगे? प्रॉफिट निकालने का तरीका। अच्छा, अभी तुम्हें मैंने चैप्टर पहले पीछे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स सिखाया था। वो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या है? कुछ नहीं, जब अब तुम अकाउंटिंग इक्वेशन या पूरी अकाउंट्स करोगे ना अभी आगे, तो उसमें अकाउंट्स ओपन होंगे इस नाम के, जैसे कैपिटल अकाउंट के, परचेज अकाउंट का, लैंड एंड बिल्डिंग, ये फिक्स्ड एसेट्स के अकाउंट्स ओपन करने हैं बस तुम्हें। अब अकाउंट्स में एक तरह से खाते तैयार करेंगे हम, और उसकी बुक्स में कितना आया है कितना गया है वो इंग्लिश में ना लिख के, तो जैसे क्वेश्चन हमें इंग्लिश में दिया हुआ है, इसको हम सिस्टमेटिक फॉर्म में अकाउंट्स में तैयार करेंगे। अभी तो मैं तुम्हें से प्रॉफिट निकालना सिखा रहा हूँ, जो कि पूरी, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री काम करती है तो पूरे साल का प्रॉफिट निकालती है ना एंड में, तो एंड में प्रॉफिट कितना आएगा वो निकालना सिखा रहा हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन में तुम्हें प्रॉफिट नहीं सिखाते। अकाउंटिंग इक्वेशन एक तरह से बैलेंस शीट का शॉर्ट वर्जन है। उसमें तुम्हें क्या सिखाया जाता है? लायबिलिटी साइड इक्वल्स टू एसेट साइड, मतलब इन दोनों का टोटल बराबर होता है। फॉर्मूला पढ़ा है ना तुमने, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, वो यही है। लायबिलिटी में ही आती है कैपिटल भी, तो कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी तुमने जिन्होंने पढ़ा है वो चैप्टर वो याद होगा उनको, और टोटल एसेट। तो वो कुछ नहीं है, अकाउंटिंग इक्वेशन इज द शॉर्ट वर्जन ऑफ बैलेंस शीट। वो बैलेंस शीट अभी तुम्हें इतना टेक्निकल नहीं समझा सकते, तो एक छोटा सा तुम्हें ओवरव्यू दे दिया बैलेंस शीट का, क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्म में। तो अभी हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं, इनकम जितनी भी हुई है उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। तो अब पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम थोड़ा सा इधर। अच्छा, मिस्टर डी स्टार्टेड बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ, मैंने मेरा अपना नाम भी लिख दिया डी, ठीक है। ही इन्वेस्टेड कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़ एंड टेक बैंक लोन ऑफ ₹5 करोड़। मैंने उसमें लिया था ना, देखो 10 करोड़ की कैपिटल, तो कैपिटल कहाँ जाती है? बैलेंस शीट में। याद है कैपिटल क्या होती थी? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, और ओनर और बिजनेस को अलग अलग लिखा था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मिस्टर डी स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब डी मैन्युफैक्चरिंग इनकम, ठीक है। अच्छा, कोई टीचर लोग ये कह सकते हैं भाई सेपरेट लीगल एंटिटी जो है वो तो कंपनी में लगता है, ये तुम्हें बच्चा जो पढ़ा रहा है ये तो हर किसी में लगा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी का जो कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग करते समय, हम कैपिटल हर की, चाहे सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे कंपनी हो, हमेशा हम लायबिलिटी में दिखाते हैं। तो अकाउंटिंग पर्पस के लिए हम सेपरेट लीगल एंटिटी लगाते हैं, लेकिन हाँ वो लगता सिर्फ कंपनी में,
ना पार्टनरशिप में लगता है, ठीक है, ना सोल प्रोप्राइटर। वो नॉलेज मुझे है, लेकिन हम याद रखेंगे कि बिजनेस और कंपनी अलग है, तभी हमने लाइबिलिटी में कैपिटल लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फटाफट देखते हैं, मिस्टर डी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ, हल्का सा इधर करते हुए, ठीक है। ही इन्वेस्टेड कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़, ठीक है, और बैंक लोन कितने का लिया उसने, 5 करोड़ का। तो तुम्हें याद होगा तो अच्छा सुनो, ये मैंने बैलेंस शीट बनाई, पहले हम थोड़ा ओवरव्यू और ले लेते हैं। 3 अकाउंट बन रहे हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस का ये अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, मतलब ये दोनों ज्वाइन करके ना तुम्हें ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट निकालने के लिए ये अकाउंट है, दोनों मिला के सम अप करके, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है वो हम फटाफट देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक पुराने साल का जो उस पे भी मैंने खर्चा किया हुआ है। ये वाली साइड सारी एक्सपेंसेस की है, वो वाली साइड कौन सी है, इनकम की। देखो अगर इसको टी शेप में मैंने इसका बंटवारा किया हुआ है ना, देखो ये बिल्कुल स्ट्रेट है। ये वाली साइड सारी एक्सपेंस की है, वो वाली साइड सारी किसकी है, इनकम की। समझ आया। अब एक्सपेंस में, ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस में क्यों रखा, पुराने साल का कुछ मेरे पास स्टॉक पड़ा रह गया। जैसे मैं क्लोथ बनाता हूँ तो पुरानी कुछ शर्टें पिछले साल बिकी नहीं थी, तो इस साल में खर्चा किया हुआ वो मैंने इस साल दिखा दिया। परचेजेस में भी खर्चा ही होता है, जो मैं लेके आता हूँ जितने का माल वो भी दिखाया। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, जो डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग हो। अभी हम सिर्फ इतनी बात करेंगे, डायरेक्टली रिलेटेड मतलब कि मैं पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकूँ कि एक यूनिट में वो एक्सपेंस कितना लगा है, वो हो गया हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब एक तरह से लगा लो फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चे। तो अभी के लिए ये याद रखना है, इसकी पूरी डेफिनेशन में डिटेल में तुम्हें लास्ट चैप्टर ऑफ अकाउंट्स आएगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड इंडायरेक्ट हो गए, मैन्युफैक्चरिंग से ना हो गए ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव। अच्छा, जब भी काम होता है तो दो जगह होता है, एक फैक्ट्री होती है और एक ऑफिस। अब मैं बेचारा क्लोथ का व्यापार हूँ, मेरा वही ऑफिस है, आगे मैंने सुइंग मशीन लगा दी है और पीछे मैंने अपना एक छोटा सा ऑफिस बना दिया जिसमें एक अकाउंटेंट भी रख लिया, तुम्हारे जैसा तुम अकाउंटेंट ही बनोगे और मैं मालिक हो गया, और आगे मैंने वर्कर्स बिठा दिए। तो याद रखना, तो ये ऑफिस से रिलेटेड खर्चे इसमें आएंगे। और उसमें शार्क टैंक में भी तुम्हें बताते होंगे कि तुम्हारा ग्रॉस मार्जिन कितना है, तो ये इसमें जो ग्रॉस प्रॉफिट है वही ग्रॉस मार्जिन है। शार्क टैंक में तुम्हें पूछते होंगे नेट मार्जिन तुम बताओ हर प्रोडक्ट का, वही नेट मार्जिन नेट प्रॉफिट ही है। तो ये बात क्लियर हुई, समझ आई तुम्हें। तो नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट ये होता है। अच्छा, मेन प्रॉफिट हमारा ये होता है कि कितना मैं घर पे लेके जा रहा हूँ। जैसे मैंने शर्ट्स बेची सारी, एक्सपेंस लगाए थे, मान लो 100 रुपए की शर्ट बेची, टोटल खर्चा मैंने 80 रुपए किया, टोटल मेरे को बच्चा कितना 20, ये 20 मेरी पॉकेट में गया और मैं लेके घर चले गया। तो ये मेरे जेब में जो बचता है, ठीक है, जेब में। तो हम निकालते कैसे प्रॉफिट वो देख लेते हैं। मैं ही तुम्हें बताया था, ये एक्सपेंसेस की साइड है दोनों जगह, वो इनकम की। इनकम में सेल्स भी एक इनकम है। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक जो है ये मेरी इनकम फ्यूचर में होगी, इस वजह से मैंने यहाँ डाल दी। और ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का एक्सपेंस था, वो इस साल रिकवर करना है ना, बेचना है वो स्टॉक, ये इसमें एक्सपेंस कर चुका हूँ, ये मेरी इनकम हो जाएगी, अगले साल बिक जाएगा, इस वजह से डाल दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और डिटेल में हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, तो याद रखना है बात है। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ से जो बैलेंस आएगा यहाँ डालेंगे, यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम आ जाएगी जो मेरी मेन इनकम ना हो, मेन मतलब बिजनेस से रिलेटेड ना हो। ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन में कोई इनकम तो होती ही है, मतलब बिजनेस से रिलेटेड ना हो, इनडायरेक्ट इनकम बिजनेस से अनरिलेटेड। और बिजनेस से रिलेटेड इनकम कौन सी हुई, सेल्स हुई ना मेन, मैं मशीनरी बेच रहा हूँ, वो इनडायरेक्ट इनकम। तो फटाफट हम इसको खत्म करते हैं ताकि फिर हम अकाउंटिंग इक्वेशन में भी देखें। तो ये तुम्हारी कंपनी क्या बनाती है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है, उससे ग्रॉस प्रॉफिट निकालती है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाता है, P&L में, ओपनिंग बैलेंस में, ठीक है, ये इनकम में ही जाता है, ठीक है। इसमें फिर और खर्चे जो करती है, देखो यहाँ तक हो गए फैक्ट्री लेवल तक के खर्चे, जो मैंने आगे लोग, मान लो ये आगे लोग बिठाए हैं, मैंने पीछे अपना ऑफिस खोला हुआ, ठीक है, ऑफिस के खर्चे जाएंगे P&L में, और ये मेरी मैन्युफैक्चरिंग के मतलब फैक्ट्री के खर्चे इसके जाएंगे ट्रेडिंग। मतलब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ये एक्सपेंस और मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉफिट ही है। बाकी आगे मैंने सेल्स गर्ल्स, सेल्स बॉयज अट्रैक्टिव रखे मैं बेचने के लिए, उनके खर्चे कहाँ जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, ये ऑफिस से रिलेटेड। और नेट प्रॉफिट हुआ जो मेरे जेब में गया, ठीक है। चलो अब फटाफट इस क्वेश्चन पे आओ, इस तरफ कैमरा से थोड़ा सा। अब हमारा था मिस्टर डी स्टार्टेड बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, डी एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसने खोली थी, क्लोथ। डी इन्वेस्टेड कैपिटल ऑफ 10 करोड़ एंड टेक बैंक लोन ऑफ ₹5 करोड़। अब देखो इधर आते हैं,
अब हमने दो अकाउंट खोलने हैं इसमें। देखो एक अगर दिखा रहा है तुम्हें कैपिटल अकाउंट और एक बैंक लोन। कैपिटल अकाउंट क्या था, कहाँ जाता था, याद है बैलेंस शीट में था कैपिटल अकाउंट। तो मैंने कैपिटल कहाँ लगाई थी, लाइबिलिटी साइड आता था कैपिटल, याद हो किसी को तो इस तरफ देखो 10 करोड़ में यहाँ लिख दूंगा कैपिटल में है, ठीक है। और बैंक लोन लिया। अच्छा कैपिटल के बाद जो होता था ये भी लाइबिलिटी होती थी, क्योंकि बिजनेस और ओनर अलग अलग है, मैं अलग हूँ बिजनेस अलग है। मैंने बिजनेस पे 10 करोड़ लगाया, तो बिजनेस की डी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मुझे 10 करोड़ के बदले क्या देगी, तो 10 करोड़ मुझे एंड में वापस करेगी जब मैं बिजनेस बंद करूंगा, और साथ में मुझे प्रॉफिट देगी, ठीक है। अब नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती थी, जिसको मैंने पे करने का समय मुझे 1 साल से ज्यादा का था, और करंट लायबिलिटी जिसका मेरे को पे करने का समय 1 साल से कम का था। और नॉन करंट एसेट जो मेरे को बेनिफिट 1 साल से ज्यादा देती है, और करंट एसेट याद करने के लिए 1 साल से कम। टेक्निकल चीज में इतना नहीं जा रहे हम, फटाफट सीख रहे हैं है क्या चीज, ठीक है। तो बैंक लोन लिया मैंने, बैंक लोन बताओ कहाँ आएगा, बैंक लोन आएगा नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि मेरे को 5 साल का मौका मिला कि मैं उसको चुकाऊंगा। तो टोटल मेरे कितने पैसे आ गए बैंक में, सॉरी लायबिलिटी साइड में, इधर से पैसे आते थे, पहली क्लास में भी पढ़ाया है। जो बच्चे डायरेक्ट देख रहे हैं उन बच्चों को नसीहत है, बाकी की क्लासेस देख के आए। और ये पूरा बेस है अकाउंट का, बेसिक अकाउंटिंग टर्म इज नथिंग बट जस्ट द बेस ऑफ होल अकाउंटेंसी। तो अगर ये नहीं किया तो फिर तो बेस बनेगा ही। तो ये मैं तुम्हें पूरा समझ दे रहा हूँ पूरी अकाउंट्स का, कि अकाउंट्स होती है कैसे। मैं प्रॉफिट ही निकाल रहा हूँ, इनकम माइनस एक्सपेंस, ठीक है। ये तो मेरा प्रॉफिट हुआ ही नहीं, ये तो पैसा लगाया, ठीक है। 10 करोड़ लगाया, 5 करोड़ लगाया, फिर मैंने क्या किया, फ्रॉम दैट अमाउंट ही परचेज प्लांट एंड मशीनरी ऑफ 3 करोड़। बताओ प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, तो वो नॉन करंट एसेट में फिक्स्ड एसेट है, पी एंड टाइम लिख देता हूँ कितने की, 3 करोड़, ठीक है। और लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, लैंड एंड बिल्डिंग भी मेरी क्या होगी, मुझे याद हो, तो ये भी मेरी क्या है, फिक्स्ड एसेट भी है, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी की है, 5 करोड़, टोटल 8 करोड़, 15 करोड़ लगा के मेरा 8 करोड़ का ये हो गया। बाकी का अमाउंट कहाँ जाएगा, करंट एसेट यहाँ लिख देता हूँ नीचे, विदिन मानिए, ठीक है। बाकी एसटीएल में होता क्या है वो बता देता हूँ। बाकी का पैसा देखो 15 करोड़ लगाया, रॉ मटेरियल भी खरीदा 8 करोड़ का, वो मैं बाद में बताऊंगा। वैसे बाकी का पैसा मेरा कहाँ चलेगा, कैश या बैंक में डाल के, आगे पे कैश ही रखते हैं 15 करोड़ और 7 करोड़ कैश, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर है। अब आते हैं हम आगे। मेरा ओपनिंग स्टॉक कुछ था नहीं, मैंने बिजनेस अभी भी चालू की, ठीक है। अब मैं प्रॉफिट निकालो, खर्चे और इनकम लेंगे। अब बताना, मैंने परचेज करी धागे की, कितने की, 8 करोड़ की। 8 करोड़ का मैंने रॉ मटेरियल, धागा तुम्हें याद हो स्टॉक 3 तरह का होता है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड और वर्क इन प्रोग्रेस। तो रॉ मटेरियल खरीदा है मैंने, रॉ मटेरियल में किधर डालूंगा, परचेजेस में। कितने का खर्चा किया मैंने, 8 करोड़ का, ठीक है। ये दिख रहा है 8 करोड़, इज इट विजिबल क्लियरली, हाँ ठीक है। 8 करोड़ मैंने इसमें डाल दिया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। 8 करोड़ का मैंने इसमें किया फ्रॉम द सप्लायर, आउट ऑफ विच 2 करोड़ इज येट टू बी पेड थ्रू द सप्लायर। इसमें से 2 करोड़ रुपए, मतलब ना कहाँ डाला, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, हाँ परचेज यहाँ डाला ट्रेडिंग अकाउंट में। यहाँ पे देखो दिख रहा होगा, ये एक्सपेंसेस का कॉलम है, ये इनकम, इसको चाहे मर्जी कर दो, ठीक है। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं सीख रहे, हम बस प्रॉफिट निकालना सीख रहे हैं अभी, ठीक है। हमारा बेसिक मोटिव है प्रॉफिट निकालना। तो मैं खर्चे सारे डालूंगा। अब एक बात बताओ, परचेज 8 करोड़ करी, जिसमें से मेरा 2 करोड़ का क्या है, सप्लायर को देना है, मतलब पैसे नहीं दिए हुए। तो मैंने कितने पैसे का खर्चा किया होगा, 6 करोड़। तो कैश हमारा जो था उसमें से 6 करोड़ में माइनस करता हूँ, कितना बचा, 1 करोड़ का कैश बचा मेरा, ठीक है, परचेजेस का। अच्छा, और तुम्हें अगर याद हो, जिसको मेरे को पैसे देने होते हैं, जिसको मेरे को पैसे देने होते हैं वो क्या होता है, लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी होती है देनदारियां, एसेट होती है क्या, संपत्तियां, ठीक है। लायबिलिटीज देनदारी, देनदारी कितनी बनी उसकी, 6 करोड़ तो मैंने कैश में से दे दिया, उसे 1 करोड़ कैश रह गया मेरा। फिर मैंने 2 करोड़, क्या कह रहा हूँ मैं, 2 करोड़ देने हैं, तो 2 करोड़ वो मेरे को लेकिन जल्दी देगा, देने हैं उसे मैंने, वो मेरे को एक साथ से ज्यादा का नहीं देगा, तो वो करंट लायबिलिटी में है। तो क्रेडिटर्स आगे करंट लायबिलिटी में कितने के, 2 करोड़, ओके।
कैलकुलेशन फटाफट देखते हैं। खर्चा मेरा अभी ये छोड़ो, देखो लायबिलिटी बैलेंस शीट में हम एसेट और लायबिलिटी लिखते हैं और ट्रेडिंग पी एंड प्रॉफिट का पार्ट है, तो एक्सपेंसेस डाल रहा हूँ। एक्सपेंसेस तो 8 करोड़ के पूरे हुए ना, मैंने तुम्हें भी बताया था कि हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, चाहे मैंने 2 करोड़ अगले साल देने हैं, लेकिन खर्चा इस साल का ही मानूंगा प्रॉफिट निकालते समय, क्योंकि वो एक्सपेंडिचर इस साल किया गया है। बात पक्की तो इस साल हुई है ना कि 2 करोड़ अगले साल दूंगा। रॉ मटेरियल तो अभी कितने का लेके आया हूँ मैं, 8 करोड़ का ले आया ना अपने लिए। चलो नेक्स्ट आते हैं। He also incurred various revenue expenditure of, अच्छा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसने और ज्यादा करे, 50,000 वेजेस पे दिए, 10,000 इलेक्ट्रिक बिल पे दिए, और इलेक्ट्रिक बिल में भी 1,000 रुपए येट टू बी पेड है। तो मान लेते हैं, एक बात बताओ, लेबर को मैं दे रहा हूँ, ऑफिस का खर्चा है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का खर्चा है, मतलब फैक्ट्री का। मैं तुम्हें बताया था आगे बंदे रख दिए थे, तो वेजेस अगर शब्द यूज होएगा तो छोटे छोटे वर्कर्स के लिए होगा, तुम्हारे लिए नहीं होएगा। तुम अकाउंट्स पढ़ रहे हो, तुम्हारे लिए सैलरी बढ़ी हुई होगा, प्रोफेशनल्स के लिए सैलरी होता है, वेजेस होते हैं छोटे छोटे। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, कितने का वेजेस का, वेजेस कितनी की, हाँ 50,000 की वेजेस, ठीक है 50K लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। डायरेक्ट एक्सपेंस का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज्यादातर यहाँ पे मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, फैक्ट्री नहीं होएगा, स्विंग मशीन्स लगी हुई, तो वो कितने का है 10,000। 10,000 में से 1,000 येट टू बी पेड है, अभी पे नहीं किए, मतलब वो फिर द्वारा क्या है मेरे, बोलो क्रेडिटर हो जाएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। आउटस्टैंडिंग मतलब अगले साल देने हैं, इस साल नहीं दिए लेकिन यूज कर ली इलेक्ट्रिसिटी सारी, तो मेरा लेकिन टोटल खर्चा मैं कितना बुक करूंगा प्रॉफिट निकालते समय। देखो इस साल जो प्रॉफिट मैं निकाल रहा हूँ उसमें इलेक्ट्रिसिटी मैंने ये यूज कर ली ना, तो मैं पूरा 10,000 ही लिखूंगा, ठीक है। टोटल मेरा 60,000 का खर्चा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं इस पे खर्चों पे। कैश में से मैंने कैश जो पड़ा हुआ था उसी में से माइनस करूंगा, 50,000 वेजेस के लिए मैंने, ठीक है। और अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस भी दिए तुमने ना, बस फटाफट आइडिया लेना है। 50 के और 60 के, 10,000 के, 10,000 नहीं, इधर अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रिसिटी मैंने कैश में कितना दिए 9 के, तो आउटस्टैंडिंग तुम्हें याद हो तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल देंगे हम, कितने का 1K का। तो समझ में आ रही है। देखो करंट लायबिलिटी में मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर है, कैश से माइनस कर ही जा रहा हूँ, और टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ इलेक्ट्रिसिटी का, चाहे पे किया हो या ना किया हो, प्रॉफिट निकालते समय पूरा मैं 10K बुक करूंगा। अच्छा दोबारा से देखते हैं, इधर देखो एक बार इस तरह क्वेश्चन में 10 करोड़ की मैंने कैपिटल लगाई, कैपिटल में डाला वहाँ पे, बैंक लोन मैंने 5 करोड़ का लिया, 5 करोड़ में डाला, 15 करोड़ आए थे, प्लांट एंड मशीनरी 3 करोड़ के लिए ले ली, लैंड एंड बिल्डिंग 5 करोड़ की ले ली, रॉ मटेरियल 8 करोड़ का खरीदा, ठीक है, जिसमें से 6 करोड़ का था, लेकिन मैंने यहाँ पे परचेजेस में पूरा एक्सपेंस बुक किया, चाहे मैंने पे किया हो या ना किया हो, खर्चा तो इसी साल का एक्रूअल बेसिस में लगाएंगे। देखो ना मैंने रॉ मटेरियल पूरा लिया, चाहे वो पड़ा रह जाए अगले साल के लिए, लेकिन इस साल खर्चा है, अगर पड़ा रह गया ना क्लोजिंग स्टॉक में से उसको माइनस कर देते, लेकिन मेरा कुछ पड़ा नहीं रहेगा, खर्चा 2 करोड़, 2 करोड़ में उसे अगले साल पे करूंगा, ठीक है ना, लेकिन मैंने इस साल यूज पूरा कर लिया, तो प्रॉफिट इस साल का जो निकालूंगा उसमें ये एक्सपेंस पूरा लूंगा ना, परचेज का एक्सपेंस ही है। फिर मैंने वेजेस दी 50,000 की, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना यूज कर लिया 10,000 की इलेक्ट्रिसिटी पी गया मैं, प्रॉफिट निकालने समय मान के रखो ये सारा मैं खा ही जा रहा हूँ, ठीक है। परचेजेस मैंने ले ली, वेजेस मैंने पूरी ले ली, इलेक्ट्रिसिटी भी पूरा पी गया, तो प्रॉफिट भी मैं पूरा ही निकालूंगा ना अपना लेकिन वहाँ पे मैंने परचेज वगैरह से माइनस कर दिया। चलो अब आगे आते हैं, फटाफट देखो। डेप्रिसिएशन इज 10% ऑन प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये मैंने थोड़ी सी टर्म मिस कर दी उसमें। डेप्रिसिएशन क्या होता है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, मतलब वैल्यू ऑफ एसेट मतलब जब अब मैं एसेट यूज कर रहा हूँ तो एसेट भी तो घिस रही है ना, तो जितनी घिस रही है वो भी खर्चा मैं बुक करूंगा। जैसे यहाँ पे मेरा 10% डेप्रिसिएशन ड्यू टू एफ्लक्स ऑफ टाइम, अगर तुम डेफिनेशन पे जाओगे एफ्लक्स ऑफ टाइम मतलब पासेज ऑफ टाइम, वियर एंड टियर मतलब घिसना। अब मैं प्लांट एंड मशीनरी 3 करोड़ की लाया था, 1 साल पूरी चलाई, यहाँ पे 1 साल बाद बन रहा है सारी चीजें, प्रॉफिट में 1 साल बाद बना रहा हूँ, टोटल खर्चा 1 साल की चीजें चल रही हैं। अब मैंने पूरे मशीन घिसी,
तो उसकी वैल्यू भी तो डिक्रीज होगी बेचारी, जब नहीं है या मार्केट में उतने की नहीं बिचेगी, 10% से रिड्यूस हुई, तो 3 करोड़ का 10% 30 लाख रुपए, तो 30 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन भी मेरा। अब देखो डेप्रिसिएशन वैसे इसमें डाल दो, चाहे इसमें डाल देता हूँ मैं, इंटरेस्ट में डाल दूँ, वैसे हम उसमें भी ले सकते हैं क्योंकि फैक्ट्री का ज़्यादा जगह नहीं है, तो मैं इसमें डाल दूँ 30 लाख रुपए इंटरेस्ट एक्सपेंस में डाल के डेप्रिसिएशन। अच्छा एक बात बताओ, अब साल के एंड में हो रहा है, तो अब ये 3 करोड़ की मैंने ली थी, तो लेस इसमें से डेप्रिसिएशन भी करूंगा मैं 30 लाख का, तो कितना बड़ा 2 करोड़ 70 लाख रुपए की बच गई। ये बातें जो मैंने शुरुआत में लिखी थी, शुरुआत की थी, अब ये पूरे साल की एंड की करवाती हूँ, ठीक है। अब आते हैं आगे, डेप्रिसिएशन खर्चा भी बुक कर दिया। अच्छा तो प्रॉफिट निकालते समय, अब सिर्फ प्रॉफिट की बात करते हैं, बैलेंस शीट भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। प्रॉफिट निकालते समय मैंने परचेजेस करी रॉ मटेरियल की, 8 करोड़ का खर्चा किया, वेजेस दिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने की पी गया 10 के की, चाहे मैं खर्चा बाद में दूं उसका, लेबर से भी मेहनत कितने की ले ली 50 के, ठीक है, और डेप्रिसिएशन भी 30 लाख रुपए का मैंने बुक कर दिया, तो ये प्रॉफिट निकालते समय मेरा इतना का खर्चा है। अब आते हैं आगे, सैलरी मार्केटिंग स्टाफ, मैंने अच्छे अच्छे सेल गर्ल्स सेलमैन रखे हुए थे, जैसे तुम ऋतिक वगैरह को देखते हो पहन के कि वो इतना सुंदर लग रहा है तो हम भी लगेंगे, तो वैसे मैंने अपने वो भी रखे हुए थे मार्केटिंग मैनेजर, सुंदर सुंदर सेल मैन और सेल गर्ल्स, तो उनको भी मैं खर्चा दे रहा हूँ कितने का 30,000 का, तो वो भी मेरा इंटरेक्ट स्टाफ ही है, इंटरेक्ट एक्सपेंसेस ही है, तो मार्केटिंग स्टाफ को खर्चा कितने का दिया मैंने 30,000 का, तो 30K लिख दिया। अच्छा K इज 1000, ठीक है, CR इज करोड़, हम सीधा ऐसे खेल रहे हैं, नहीं तो 0 लिखेंगे तो तुम भी कंफ्यूज और मैं भी, ठीक है। और ही ऑल्सो पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 10%। एक बात बताओ, मैंने लोन लिया था कितने का 5 करोड़ का, 5 करोड़ का 10% कितना होता है 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए मेरे को इंटरेस्ट पे ब्याज भी तो देना होगा ना, तो वो भी मैंने खर्चा किया, वो मेरा डायरेक्ट खर्चा नहीं है लेकिन इंडायरेक्ट खर्चा है, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा होगा ना इस तरफ थोड़ा थोड़ा कि 10 करोड़ का लोन मैंने लिया है, क्यों लिया था मैंने, सॉरी 5 करोड़ का, ताकि मैं भी प्लांट एंड मशीनरी खरीद सकूँ, लैंड एंड बिल्डिंग खरीद सकूँ, स्टॉक खरीद सकूँ, क्यों लिया था लोन मैंने, ताकि मैं आउटपुट बना सकूँ, क्लोथ बना के बेच के प्रॉफिट कमा सकूँ, तो प्रॉफिट के एक्सपेंस में वो इंटरेस्ट भी आएगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितने का दिया है मैंने पैसे 5 करोड़ का, कितना बताया था 10% 50 लाख को ऐसे। अब देखो इसमें से मैंने लोन पे किया कैश में से, तो वो भी माइनस हो जाएगा लोन का, इंटरेस्ट ऑन लोन पे भी कर चुका हूँ मैं 50 लाख और माइनस कर दिया, ठीक है। अब टोटल सेल्स मेरी कितनी, अब आते हैं इनकम की बारी। एक्सपेंस में क्या क्या आया अगर दोबारा से देखा जाए, तो परचेजेस रॉ मटेरियल खरीदा, खर्चा ही हुआ ना, खर्चे ही करी जा रहे हैं अभी तक 50 के फिर 10 के, ये पूरे साल का है, धीरे धीरे मेरी वो भी हो रही है, जैसे हर महीने का मान लो परचेज मैंने मान लेते हैं 50 लाख की करी, 50 लाख की परचेज करी, मतलब 10,000 वेजेस दी, इलेक्ट्रिसिटी 1,000 दिया, तो हर महीने सेल भी होती रही, ये कलेक्टिव अमाउंट है, कलेक्टिव का पूरे साल का सम अप कर रहा हूँ, महीने का नहीं खेल रहा मैं, ये पूरे साल का इतना होगा। अब मेरे को पूरे साल की सेल्स कितनी हुई, अब आते हैं खुश हो गया, सेल हुई मेरी 15 करोड़ की, कितने की सेल हुई 15 करोड़ की। अच्छा 15 करोड़ की सेल होने के बाद 5 करोड़ की मेरी क्रेडिट पे हुई सेल, 5 करोड़ की क्रेडिट पे, लेकिन एक बात बताओ, अब इनकम बुक तो चाहे मेरे को इनकम बाद में आनी है, लेकिन ये इनकम मेरी ऑकर हो चुकी है, मतलब वो देने के लिए तैयार है, माल में उनको बेच चुका है, वो ज़्यादातर तुम बिजनेस में देखोगे क्रेडिट में होता है, तो इस साल में माल वो बेच चुका हूँ, चाहे मेरे को पैसा अगले साल है, इस साल अगर मैंने एक्सपेंस कर दिए, चाहे मेरे को पेमेंट अगले साल करनी पड़े, तो वो प्रॉफिट में मैं इंक्लूड करूँगा। तो मैंने क्या किया 5 करोड़ की सेल्स करी। अब तुम्हें याद है सेल्स के अगेंस्ट मेरे को 5 करोड़ का क्रेडिट ले लिया मैंने, क्रेडिट पे बेची मैंने, क्रेडिट पे बेची तो तुम्हें याद है उसकी टर्म क्या होती थी, अगर मैं क्रेडिट पे बेचता था जिससे मैंने पैसे लेने होते थे, जिनको देख के मैं खुश हो जाता था वो होते थे डेटर, और जिनको देख के मैं उदास हो जाता था वो क्या होते थे क्रेडिटर। तो डेटर लिख लेते हैं, यहाँ पे देखो गुच्छड़ तो होगी थोड़ा सा, डेटर कितने के 5 करोड़, लेकिन ये देखो ये एसेट साइड है, इसको चाहे मत देखो, ये इनकम देखो 15 करोड़ की मेरी। अच्छा तो 5
करोड़ का मैंने क्रेडिट पे बेचा। अच्छा, आउट ऑफ दिस 5 करोड़ के डेटर में से 5 करोड़ के जो डेटर लिखे मैंने, उसमें से 1 करोड़ बैड डेट हो गए, उन्होंने मुझे मना कर दिया। एक बंदा भाग ही गया और मुझे पता चल गया वो भाग गया पैसा लेके और कह रहा मैं नहीं दूंगा, ठीक है। तो वो भाग गया डेटर, तो मुझे पता चल गया, तो मैं लॉस बुक कर दूंगा, तो वो भी मेरा इंडायरेक्ट एक्सपेंस है। लॉस तो लॉस ही होता है ना। तो बैड डेट भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा कितने के, 1 करोड़ रुपए के। तो ये सारे खर्चे हैं। और मैं डेटर में से भी अगर तुम पढ़ोगे तो लेस कर देंगे बैड डेट। मेरे पहले 5 करोड़ के डेटर थे, अब 1 करोड़ का बैड डेट हो गया, तो 4 करोड़ के डेटर रहेंगे, ठीक है। ये तुम अकाउंटिंग इक्वेशन में खोल के करोगे, ये वाला कॉलम करते हो तुम। एसेट लायबिलिटी का मतलब ट्रेडिंग P&L का नहीं करते कुछ काम, तुम्हें याद हो तो। ट्रेडिंग P&L का कुछ नहीं करते, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करते हो, ठीक है। चलो, कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, अब आते हैं नियम में, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या बताओ, टोटल खर्चा मेरा कितना हुआ। कैलसी में देखो 8 करोड़ का ये हुआ, ठीक है। 50 करोड़ की वेजेस गई, 10 करोड़ का, सॉरी 50 करोड़ का 50,000 की वेजेस की, 10,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल गया, डेप्रिसिएशन मेरा 30 लाख का हो गया, मशीनें की सी उसका भी खर्चा, मार्केटिंग स्टाफ को, सेल्समैन सेल्स गर्ल को मैंने 30,000 दिए, इंटरेस्ट ऑन लोन भी मैंने पे किया 50 लाख का, बैड डेट हो गए मेरे 1 करोड़ के, वो भी लॉस हो गया। सेल अगर ना करता क्रेडिट पे तो बैड डेट नहीं होते, तो वो भी मेरा लॉस है, वो भी प्रॉफिट में से हटाएंगे। मैंने लालच में आके उसे दे दिया, लोग मना कर रहे थे मत दे, लेकिन मैंने उसे क्रेडिट पे सेल कर दी। अभी लॉस भी इसमें हम प्रॉफिट निकालते समय बुक करेंगे। तो ये सारा एक्सपेंस अगर हम टोटल करें तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, तो वही लगा रहे हैं बस। टोटल खर्चा कितना हुआ, और मेरी कैलकुलेशन थोड़ी मेरी भी वीक है, मैं कैलसी यूज करता हूँ। 8 करोड़ 60,000, 8 करोड़ 30, एक बार देख लेता हूँ मैं कैलसी से, 8 करोड़ है, 8 करोड़ में 60,000 तो हो गया, 8 करोड़ 30 लाख हो गए, 30 लाख के 8 करोड़ 30 लाख ये हो गया। पहले इसको प्लस करते हैं, 8 करोड़ 30 लाख, 8 करोड़, फिर 8 करोड़ 80 लाख हो गए, 50 लाख और प्लस किया, 8 करोड़ 80 लाख प्लस 1 करोड़ का बैड डेट भी हो गया, 8 करोड़ 80 लाख, तो 9 करोड़ 80 लाख हो गया, 9 करोड़ 80 लाख, ठीक है। 9 करोड़ 80 लाख ये मोटा मोटा हो गया। अब हम 1000 जोड़ते हैं, ठीक है। 90,000 ये हो गया 60 और 90,000, 9 करोड़ 80 लाख में 90,000 जोड़ेंगे तो तुम्हारा आएगा 9 करोड़ 80 लाख 90,000। ये लिखूंगा, इस पे लिख रहा हूं मैं, देखो इस पे 9 करोड़ 80 लाख था ना, 9 करोड़ 80 लाख 90,000, इसको लिखना आता है, ये देखो 90,000, 9 करोड़ 1 10 100,000 10,000 90,000 लाख 10 लाख करोड़, 9 करोड़ 80 लाख 90,000 का मेरा खर्चा हुआ। अब इनकम की बात कहते हैं, इनकम मेरी सेल्स हुई है और तो कोई मैंने कोई एसेट वेसेट नहीं बेची, तो इनकम मेरी कितनी हुई, 15 करोड़ की। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो बताओ कितना प्रॉफिट इस साल का मैंने कमाया, इसको भी रेड काले से ही लिख दो, 15 करोड़ माइनस करो 9 करोड़ 90 लाख में से, ये आ गया 5 करोड़ 19 लाख 10,000। तो मेरा प्रॉफिट कितना आया, 5 करोड़ 19 लाख 10,000। देखो कितने ज्यादा का मुझे प्रॉफिट हो गया, बात समझ में आई सारी। तो ये मेरा नेट प्रॉफिट है, ठीक है। अब हम ग्रॉस वगैरह भी निकाल लेते हैं फटाफट। 15 करोड़ में से 8 करोड़ माइनस करो, इसमें ग्रॉस, इसमें सिर्फ इतना प्रॉफिट निकालेंगे कि मेरे को फैक्ट्री से कितना ग्रॉस मार्जिन इज बेसिकली सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, शार्प टैंक में भी करते होंगे, सेल्स माइनस सीपी, और सीपी जो कॉस्ट होती है गुड्स की, वो फैक्ट्री में कितना खर्चा हुआ गुड्स को बनाने का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज बेसिकली बट नथिंग इज द अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स, ठीक है।
मतलब जो गुड्स पे बनाने का फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा हुआ। तो बनाने का खर्चा कितना हुआ अगर मैं देखूं तो 8 करोड़ 60 लाख 60 हजार 8 करोड़ 60 हजार में से 15 करोड़ माइनस करें, 15 करोड़ में से मतलब 6 लाख 6 करोड़ 15 करोड़ में से 8 करोड़ 60 हजार 6 करोड़ 40 हजार 6 करोड़ 99 40 होगा 40 6 करोड़ 99 लाख 40। तो देखो ग्रॉस मार्जिन मेरा कितना निकला 6 करोड़ 99,040। तो ये मेरा ग्रॉस मार्जिन निकला, मतलब कि सेल्स करने के बाद जैसे तुम करते थे एसपी माइनस सीपी बचपन में, याद हो तुम्हें, तो प्रॉफिट निकालते थे, नेट प्रॉफिट तो वहाँ पे होता ही नहीं था, तुम एसपी माइनस सीपी करते थे। यहाँ पे हम ग्रॉस प्रॉफिट ले रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में एसपी माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज बेसिकली खर्चा जो गुड्स पर हुआ कहाँ पर हुआ, गुड्स पर हुआ, किस पे, दोबारा से, गुड्स पर हुआ फैक्ट्री में बनाने में, गुड्स बनाने पर हुआ फैक्ट्री। तो सेल मेरा 15 करोड़ थी, ठीक है, और ये खर्चा मेरा 8 करोड़ कितना आया था, 8 करोड़ 60 लाख 60 हजार सॉरी। तो इन दोनों को माइनस करा तो मेरा कितना आया ग्रॉस प्रॉफिट 69940 699 मतलब 6 करोड़ 99 लाख 40 हजार। इसमें से फिर ये सारा कुछ माइनस करने के बाद मेरा प्रॉफिट आ जाएगा 5 करोड़ 19,010 पूरे 19 लाख 10 हजार। बहुत बड़ी बड़ी रकमें हैं, सारी रकमें खत्म हो गई। तो ये है हमारा पूरा खिचड़ी बन गई होगी खिचड़ी बन गया तैयार। अच्छा इसको फटाफट सम अप करते हैं ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो भी सकती है वैसे तो ना। फटाफट देखो, सेल्स मेरी कितने की थी 15 करोड़, ठीक है, ये मेरी इनकम थी। परचेज मैंने 8 करोड़ की करी, 50,000 का मैंने वेजेस दी, इलेक्ट्रिसिटी थी 10 करोड़ की, डेप्रिसिएशन मेरा 10,000 की, डेप्रिसिएशन मेरा 30 लाख का है, मार्केटिंग मेरी 30,000 की, इंटरेस्ट मेरा 50 लाख का, बैड डेट मेरे 1 करोड़ के। ये टोटल मेरा खर्चा हुआ और सेल्स ने मेरा सारा खर्चा कवर कर दिया। तो मैं घर कितने पैसे ले गया 5 करोड़ 19,000 सॉरी 5 करोड़ 19 लाख 10 हजार। ये मेरे को इतना ज्यादा प्रॉफिट हुआ, ये पूरे साल का प्रॉफिट है, ये पूरे साल का प्रॉफिट है। अब आ जाओ अकाउंट, इधर देखे बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में दोनों साइड बराबर आनी चाहिए। वैसे तो देखते हैं, वैसे मैंने देखो ओरली किया सब चीजें। 10 करोड़ की कैपिटल थी है। अच्छा ये जो नेट प्रॉफिट आया ये किसका होता है मिस्टर डी, मेरे है ये, मैंने कैपिटल 10 करोड़ की भी तो लगाई। तो ये जो पैसा आता है तुम अकाउंटिंग इक्वेशन में भी प्रॉफिट किसमें प्लस करते हो, कैपिटल में। अकाउंटिंग इक्वेशन में प्रॉफिट इसमें प्लस करते हो कैपिटल में। तो 5 करोड़ कितना था, 90 लाख 10 हजार, ये कैपिटल में प्लस हो जाएगा। तो इसको फटाफट टोटल कर लेते हैं। तो ये तो आ गया 15 करोड़, देखो यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी गेम खेलते हैं, 15 करोड़ 19 लाख 10 हजार, ये मेरी पूरी आ गई कैपिटल। बैंक लोन 5 करोड़ का था, क्रेडिटर मेरे 2 करोड़ के, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल ये था। तो टोटल मिला के मोटा मोटा हम ले लेते हैं 20 करोड़ हो गए, ये 22 करोड़ 15 करोड़ ही है। ये 5 करोड़ ही 22 करोड़ 19 लाख ठीक है। 19 लाख 11,000 कुछ करके ही आया तुम्हारी। उसमें लाइबिलिटी साइड मतलब कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ये एक्सटर्नल होती है, ठीक है, नॉन करेंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी मतलब बाहर से लोगों ने पैसा लगाया, ये ओनर नहीं पैसा लगाया। तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी ये शेड्यूल आया तुम्हारा। अब एसेट देख लेते हैं, जैसे 3 करोड़ मतलब 2 करोड़ 70 हजार की रहेगी, 7 करोड़ हो गया, 7 करोड़ में से कैश मेरा कम रहेगा, ये मैंने कैश। डेटर मेरे कितने के हैं, डेटर कितने के थे बताएगा बच्चा, डेटर इज माय
5 करोड़ के मेरे डेट होते हैं, 5 करोड़ में से एक का बैड डेट हो गया तो 4 करोड़ के रहते हैं, 4 करोड़ 1 करोड़ वो रहते हैं, 5 2 3 8। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी की थी? 5 करोड़। अच्छा एक बात और, एक गलती हो गई तभी मैच नहीं हुआ। सेल्स मैंने 15 करोड़ की टोटल करी थी, टोटल सेल्स कितने की थी? अगर तुम अकाउंटिंग इक्वेशन में देखोगे तो मतलब क्रेडिट में ना होती तो काम कर प्लस करते, सेल्स करते ही नहीं तुम। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करते हो, ये चीज ना खा जाते हो सारा, तुम सीधा प्रॉफिट देखते हो। प्रॉफिट का ये फॉर्मूला, जो एक्सपेंस है वो कैपिटल में से लेस कर देते हो क्योंकि वो प्रॉफिट को घटाता है, और इनकम को मतलब जो इंटरेस्ट वगैरह मतलब जो बेसिकली इनकम या प्रॉफिट हो रहा है वो कैपिटल में प्लस कर देते हो। ये अकाउंट खा जाते हैं वो कौन? अकाउंटिंग इक्वेशन वाले, ठीक है, वो तुम्हें समराइज करते हैं, बल्कि वो ज़्यादा डिफिकल्ट है। मेरे को लगता है पहले चैप्टर ये पढ़ाना चाहिए। अब देखो सेल्स कितने की करी थी मैंने? 15 करोड़ की, जिसमें से 5 करोड़ क्रेडिट थी, बाकी तो कैश सेल्स थी ना, तो कैश में सेल्स, कैश सेल्स भी प्लस हुई होंगी 10 करोड़। तो ये पूरा टोटल करके 22 करोड़ 19,11,000। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड 22 करोड़ बैलेंस शीट लायबिलिटी प्लस ये लायबिलिटी और कैपिटल साइड बराबर आ जाती है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब बताओ क्या करा जाए। अब मैं चाहता हूँ मैं अकाउंटिंग इक्वेशन भी फटाफट बना दूँ। अब इसको रब करें, 1 मिनट रुको, मैं रब करता हूँ इसे, फिर आते हैं। 1 मिनट इसमें रोको मत। क्या कैसे कराएं इक्वेशन काम करना? अच्छा देखो, एक फोटो और लेनी पड़ेगी मुझे। तुमने किसी बच्चों को नोट कर लेने हैं सारी बातें, बहुत टफ चीज़ है बस। अब हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन में बेसिकली मैं थोड़ा ओरली बताता हूँ तुम्हें। अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाते ही हम देखते हैं कोई एक्सपेंस हो, जैसे रेंट पेड हो, रेंट पेड का तुम प्रॉफिट में से माइनस होता है। देखो प्रॉफिट का अल्टीमेट इफेक्ट किस में जाता है? कैपिटल में। तो तुम रेंट पेड को डायरेक्ट, हम तो यहाँ पे जैसे एक्सपेंस लिख रहे हैं, प्रॉफिट निकाल रहे हैं, वो प्रॉफिट नहीं निकालते। अल्टीमेटली प्रॉफिट को जो चीज कम करेगी, एक्सपेंस कम करेंगे, वो कैपिटल को कम करेगी। कैपिटल अल्टीमेटली प्रॉफिट किस में समा के जा रहा है? कैपिटल में। तो प्रॉफिट का जो वो है क्या है, सुन रहे हो बात? प्रॉफिट को जो कम करेगी चीज एक्सपेंस, वो कैपिटल में से डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। एक्सपेंसेस सारे कैपिटल में से माइनस करते रहते हैं वो, और इनकम अनडायरेक्ट इनकम, जैसे मैंने अगर इंटरेस्ट पे किया तो वो भी कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का चलो इस क्लास में तो नहीं करते थे, अगली क्लास में यही एग्जांपल आगे लेके चलेंगे। ये तो मैंने तुम्हें क्रक्स बता दिया। प्रॉफिट कितना है मेरा? 5,90,000। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में प्रॉफिट अकाउंट तो बनाते ही नहीं है, जो खर्चे होंगे कैपिटल में से माइनस, जो इनकम होगी कैपिटल में प्लस कर देते हैं असलियत में। लेकिन ऐसे होता है अकाउंटिंग इक्वेशन, इसका बहुत समराइज्ड वर्जन बड़ा है, तभी वो बच्चों को समझ नहीं आता, और तभी मैंने ये तुम्हारे को राम कथा सुनाई सारी, ताकि तुम अकाउंटिंग इक्वेशन करो। तो ये क्लास बेसिकली बेसिक अकाउंटिंग टर्म की नहीं थी, ये अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक था। अब अकाउंटिंग इक्वेशन बड़ा वर्जन ये है अकाउंटिंग इक्वेशन का, अब हम उसका शॉर्ट वर्जन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इसको सब्सक्राइब करते रहो, और जिसने ट्यूशन लेनी है ऑनलाइन भी ले सकता है, जूम पे दे देंगे हम 1000 रुपये में से, ठीक है। और इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अभी तो फ्री चल रही है। नए तरीके से अकाउंट्स पढ़ना सीखो, रट्टा नहीं मारना, ठीक है। चलो।